यूथ ट्यूबर्स सबसे ऊपर है। उनके लिए तो कायदे आज़म जिन्ना और फिर इमरान खान ऐसे Nobody करके, exists in between. हाँ इन बिटवीन, उससे पहले कुछ था, बाकी सारे गद्दार, हिंदू, गैर मुस्लिम, व्हाटएवर। वो ये कहते हैं कि जी आप लोगों की जो ये लिबरलिज्म थी, ये तो पार्टी बेस्ड लिबरलिज्म। उनकी पोजीशन पर्सन स्पेसिफिक है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है ना, वो मेरे खिलाफ है, या जनरल बाजवा ने मुझे निकाल दिया था, बाकी जनरल्स ठीक हैं, वो बगावत करके आसिम मुनीर को निकाल दें। और वो सलाम सलूट आईएसआई के सियासी रोल पे बात करते थे। आप लोग कहते थे भाई आप ये क्यों बनाते हैं ये जिहादी तंजीमें। नया दौर मीडिया जो है अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उन्होंने चौधरी निसार ने और बाद में इमरान खान ने और जनरल फैज ने, मैं सबके नाम ले रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पे फॉरेन जो है फंडिंग एनजीओस की बंद कर दी। तो यूरोपियन यूनियन से पैसे ले रहे हैं। मैंने कहा भाई दे दो यूरोपियन यूनियन, मुझे कोई आर नहीं है। मुझ पर एक हमला किया, मैं तो उसमें बाल बाल बचा, मेरा ड्राइवर जो था वो शहीद हो गया। तकब्बुर का जवाब तकब्बुर से होता है। ये नहीं होता कि जो मुतकब्बिर हो उसके सामने आप कहें अच्छा जी बुली को बुली करेंगे। ये हमारी फ्यूडल कल्चर भी है। आपको एक आदमी आएगा ना बदमाशी करेगा आपके साथ, ओए हसन बाहर आ, तो आप अगर आगे से आ जाएंगे ना तो वो कहेंगे ये तो हो गया बुली। मैं हैरान हूँ कि शहबाज गिल जैसा बदजुबान आदमी वो कम से कम आईने में कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन ही कर ले। भाई हमने तो कभी फौज में बगावत की कोई बात नहीं की, किसी के कहने पर हम मुजम्मत करते रहेंगे क्योंकि हम अपने असूलों पे कारबंद हैं। 2016-17 में मियाँ साहब के साथ जुल्म हो रहा था। हमने कहा मियाँ साहब को फौज और अदलिया जलील कर रही है। अभी पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि लोग खास करके इमरान के सपोर्टर भी कहते हैं कि इमरान इज ओवर, इमरान इज डन। ओ जी इमरान का कोई चांस नहीं, ठीक है। कि एसी को इतने पैसे मिलते हैं, डीसी को इतने पैसे मिलते हैं, नीचे वाला इतना मिलता है। चीफ मिनिस्टर आ रहा है, हाँ, या कोई वजीर आ रहा है, उसके लिए दावत करनी है, ठीक है। कोई बजट हेड नहीं है, तहसीलदार की जिम्मेदारी है। आप तहसीलदार को कॉल करते थे, तहसीलदार कॉल करता था नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार कानून को पटवारियों की ड्यूटी लगाता था। चीज होती कि मेरे पास बेपनाह इख्तियारात थे कि मैं गली कहाँ बनवाऊं, नाली कहाँ बनवाऊं, किसका मंसूबा रोक दूं, किसको फायर करूं, हायर करूं। तो 1.5 या 2% आपको वैसे ही मिल जाता है साइन करते वक्त। आगे जो ठेकेदारों ने देना है वो बात की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्लैक बॉक्स। मैं हूं हसन इफ्तिखार और आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को हर फ्राइडे को 10:30 बजे। पिछली दफ़ा मैं आपके लिए लेकर आया था जवाद अहमद को अपने पहले प्रोग्राम के लिए। आज हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है उसके लिए उससे भी बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, और हमारे लिए इसलिए सबसे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि वो हमारे एडिटर इन चीफ भी हैं। तो रज़ा रूमी साहब, सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर मैंने कहा मैं सबसे पहले बता दूं ना कि आप हमारे एडिटर इन चीफ भी हैं, हमारे बॉस भी हैं। बिल्कुल डिस्क्लेमर जरूरी होता है। डिस्क्लेमर, और दूसरा लोगों को पता चले मैं कितना मुश्किल टास्क कर रहा हूँ कि अपने बॉस को इंटरव्यू करना। मतलब माई जॉब कैन एक्चुअली डिपेंड ऑन दिस। इफ दिस गोस साउथ my job will go away. अच्छा सर, वो तो खैर obviously रज़ा साहब is not that kind of a person. Hopefully. Yes, hopefully. Fingers crossed. अच्छा सर, हम शुरू करते हैं। मुझे आपके बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ फैसिनेट करती है वो ये है कि पाकिस्तान में एक गोल्डन गूस होता है, ठीक है। हर बच्चा जो होता है, माँ बाप अपने बच्चे को उसको कहते हैं भाई तूने सिविल सर्विस में जाना है। आप जाते हैं सिविल सर्विस में, यू टॉप दैट एग्जाम, यू नो गेट अ जॉब, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाते हैं, एंड देन वन डे फाइन मॉर्निंग यू जस्ट डिसाइड टू लीव। यहाँ से मुझे ज़रा बताएं ना, मतलब व्हाट डज दैट से अबाउट यू कि आप इतनी बड़ी चीज़ यार, मतलब आई नो ये बात बहुत लोग पूछते हैं, और बल्कि मैंने इसके बारे में ये तहैया किया हुआ कि मैं कभी तफसील से लिखूंगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और यकीनन आप भी मुझसे पूछ रहे थे। देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा जो वक्त गुजरा 10 साल मैंने एक्टिव सर्विस की, बाकी बहुत ऐसा मैं डेप्यूटेशंस पे रहा, वो बेहतरीन मेरा एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में सिविल सर्विस से बेहतर करियर जो है वो नहीं होता, क्योंकि आपको जो हमारे माशरे की सही हकीकतें हैं, जो स्टेट जिस तरह काम करती है, पावर डायनामिक्स जो होते हैं, वो आपको सिविल सर्विस से ही मिलते हैं। मगर उसके अंदर इतनी ज़्यादा कबाहतें और लिमिटेशंस होती हैं कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता, आप जाते हैं बड़े ही, जिसे कहना चाहिए ना, एक जज्बे के साथ, एक एम्बिशन के साथ कि आप दुनिया बदल देंगे, बदल दूंगा, तब्दील कर दूंगा, मैं निज़ाम बदल दूंगा। मैं आपको मेरा जब इंटरव्यू था तो वो जब ये मैं आया था, सिलेक्ट हुआ था, तो वो मैंने ये कहा था जी मैं अवाम की खिदमत करूंगा, मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा। मेरे दिल में ऐसे ख्याल था, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की भी हैं। बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर सका, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि आप
इस सिस्टम के अंदर से तब्दीली लाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मतलब एक तो आपको उसमें हिम्मत चाहिए कि आप पूरी 35 साल 40 साल गुजारें और वो उसमें आप रहें और मैनिपुलेट करें सिस्टम को अपने हक में। अच्छा, फिर आपको कुछ बदलने के लिए अच्छी ट्रांसफर्स, अच्छी पोस्टिंग्स चाहिए होती हैं। अच्छी पोस्टिंग्स आपको पता है हसन, अब तो वो मिलती हैं सियासी आशीर्वाद से या इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद होता है। इसका मतलब कि पहले आप उसकी तैयारी करते हैं, वो तैयारी करना ही फुल टाइम जॉब बन जाती फिर है। आपको यू डोंट हैव टाइम टू डू यू अदर डोंट वर्क। हैव द टाइम। और फिर जो लोग आपको लेके आते हैं, कोई सियासतदान लेके आता है या कोई कर्नल मेजर ब्रिगेडियर जनरल लेकर आता है, तो वो उनकी होता है कि भाई आप उनके काम डिलीवर करें, आप उनके काम करें। और ये भी होता है कि आप सारा दिन वो जो सर्विस में तकरीबन 60-70% आप ये वाली चीज़ें कर रहे होते हैं टू प्लीज योर बॉसेस, टू प्लीज द पावरफुल पीपल। आप एक पॉन बन जाते हैं ताकतवर तबके के। तो ये चीज़ मुझे बहुत गिरा गुजरती थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो आज़ादी इजहार जो होता है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिकॉज यू वर बाउंड बाय एस्टा कोड ना। बाउंड बाय एस्टा कोड, अदर थिंग्स। हालांकि कुछ लोगों ने इसको ब्रेक किया, मसलन औरिया मकबूल हाँ, जान वो साहब कॉलम ने, लिखते रहे। उन्होंने कॉलम लिखे, टीवी पे भी आ गए। कोई मुझे बल्कि कहा गया, जब मैंने पहले बार अपना इस्तीफा दिया 2010 या 11 की बात है, तो मुझे किसी ने कहा वहाँ इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से, उन्होंने कहा जी वो और लोग भी लिख रहे हैं, औरिया साहब लिखते हैं, आप भी करते रहें, कोई एक जेनेरिक सी इजाज़त ले लें। तो मैंने कहा कि मैं अगर रियासत के और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, खुद मैं उसका हिस्सा हूँ, तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी। तो ये थी कुछ वजूहत। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो ट्रिगर हुआ ना, वो ये हुआ कि मैं 1997 से 2000 तक मरी में पोस्टेड था एज असिस्टेंट कमिश्नर। यस, और शहबाज शरीफ साहब का ज़माना था पहली बार वो जब वो सीएम बने सीएम थे, बने थे। और हाइपर एक्टिव थे। यस, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव था। अच्छा, हाइपर एक्टिव भी थे, और यकीनन लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे। ब्यूरोक्रेसी यूज्ड टू हेट हिम कि हर एक को अंदर कर रहे हैं, हथकड़ियां लगा रहे हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। एक तो खैर चूंकि मैं लाहौर में नहीं था, दूर था, लेकिन ये कि मुझे ये लगा कि वो एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो मुझ जैसे एक लेट 20s, मैं क्या 27 साल 28 साल मेरी उम्र थी, और वो मेरी बात सुन रहे थे। मेरे मशवरे जो मैं उनको दे रहा था वो गौर कर रहे थे, नोट्स ले रहे थे, लोगों को बुला के कह रहे थे। आई वॉज रियली फैसिनेटेड। मतलब ये कि मुझे ये हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी, और मैंने बहुत कुछ उसमें, मैं समझता हूँ अपने तई कभी लिखूंगा इसकी तफसील में, मैंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी किया। लेकिन फिर एकदम अक्टूबर 99 आता है, सब कुछ तलिया मेट होता है। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो कुछ 2 साल में रगड़ा खा खा के सुबह 6 बजे से उठे रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल कर रहे हैं, दरख्तों की कटाई पे रोक रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, हर चीज़ अगले चंद महीनों में चौपट हो गई। अच्छा, वो इतना बुरा भी दौर नहीं था। मुशर्रफ के शुरू का दौर प्रोग्रेसिव दौर था एक लिहाज से, कि वो लोकल गवर्नमेंट चाहता था, निज़ाम को बेहतर करना चाहता था, बड़े बड़े दावे करता था। लेकिन मसला ये था कि उन्होंने वहाँ पे मॉनिटरिंग टीम्स बना दी हमारे सर के ऊपर। अब वो वही लोग जिनको कि आप जानते थे लोकली, वो आके आपके मॉनिटर्स बन गए, कोट अन कोट। वो आके बैठ जाते, अच्छा जी आपने क्या किया, आपने गलत किया, वो किया, ऐसा ऐसे किया। फिर पता नहीं आपको फिर इस तरह की काफ़ी वाक़यात हुए। तो मैंने उसमें ये फिर सोचा कि ये तो कोई अजीब ही चक्कर है। ये सारी उम्र यही होता रहेगा कि एक दौर आएगा, मैं काम करूंगा, एक दिन एकदम गवर्नमेंट चेंज होगी, सब कुछ तो फिर मुझे ख्याल आया कि इसीलिए लोग जो ब्यूरोक्रेसी में सर्वाइव करते हैं, वो कुछ अब बस अपना काम चलाते हैं, अपनी नौकरी बचाते हैं, ठीक है ना। अपना अगर किसी को पैसों एक लेवल से ऊपर फ्लोट नहीं करने की कोशिश करते हाँ, वो नहीं करते। और किसी को पैसों वैसों का शौक होता है, वो भी अपना जारी रखते हैं। तो मैंने कहा ये करियर तो बड़ा लिमिटेड अच्छा, ये अब आपने पैसों की बात की, नाउ दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड योरसेल्फ। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है, और समझा जाता है, और मैंने भी जो कुछ 10-15 साल की जो सहाफ़त रिपोर्टिंग की है, उसमें यह है कि ये जो तमाम पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, ये दे कम विद इस्टेब्लिश्ड रिश्वत का एक स्ट्रक्चर है कि एसी को इतने पैसे मिलते हैं, डीसी को इतने पैसे मिलते हैं, नीचे वाला इतना मिलता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जिस तरह फौज ने अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का एक सिस्टम बनाया, उसी तरह ये ब्यूरोक्रेट्स ने भी तो एक इलीगल से सिस्टम बना लिया, जिसमें वो एक खास अमाउंट लेते हैं। सबको पता है कि वो मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती एसी साहब को, महीने के एंड में उनके पास पैसे लेके आ जाता है उनका रीडर जो होता है। नहीं, देखो इतना ऐसा नहीं है। कुछ ऑफिसर्स बिल्कुल करते हैं, कोई शक नहीं है। उन्होंने एक अपने रेट्स या जो भी एक तरीके ढूंढे होते हैं, 3-4 तरीके। सबसे बड़ा तरीका होता है महकमा माल, ठीक है ना, पटवारी और तहसीलदार और नायब तहसीलदार। अच्छा, कुछ ऑफिसर्स हैं कि वो उनको टोटली एक्सट्रैक्ट करते हैं, इतना दबाव डालते हैं पटवारियों पे। लेकिन वो माइनॉरिटी होते थे मेरे ज़माने में, अब मुझे नहीं पता क्या। और मेरे साथ आई वाज लकी कि मेरे जो कोलीग्स भी थे, मेरे बॉसेस भी थे, वो इन कामों में नहीं थे एक्टिव। मतलब उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप ये पैसे जमा करें। लेकिन एक निज़ाम है
जो कि बन चुका है। निज़ाम ये होता था कि जो कि मैं कभी तफसील में मैं इसके ऊपर घंटों बात कर सकता हूँ। वो निज़ाम ये होता था कि आपके पास बजट तो है नहीं, यानी कि आपने कोई चीज़ करनी है ना, यानी कि अभी चीफ मिनिस्टर आ रहा है, हाँ, या तो कोई वजीर आ रहा है, हाँ, उसके लिए दावत करनी है, ठीक है, कोई बजट हेड नहीं है, नहीं, तहसीलदार की जिम्मेदारी है। आप तहसीलदार को कॉल करते थे, तहसीलदार कॉल करता था नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार कानून को पटवारियों की ड्यूटी लगाता था, कोई मुर्गियाँ लाता था, कोई शामियाने लगाता है, कोई कालीन बिछवाता है, कोई कुमकुमे लगवाता है, कोई म्यूजिक का माइक का निज़ाम लेके आता है। अच्छा, शुरू में तो मुझे आइडिया ही नहीं था, मेरा ये ख्याल था कि इनके पास कोई बजट हेड्स होते हैं, क्योंकि आई वाज मैं जब फील्ड में मैं गया था तो मेरी उम्र कोई 25-26 साल की थी, और बिल्कुल ये एक अर्बन माहौल से, कभी देहातों में, आपको पता जो लोग रूरल एरियाज में होते हैं उनका ज्यादा इंटरेक्शन होता है पटवारियों से। बल्कि ये बात अभी आएगी भी कि हाँ, डेमोग्राफिक जो है वो आपकी बिल्कुल आपकी सिविल सर्विस का, हाँ, तो वो मुझे भी तो ओवर टाइम पीरियड चेंज हुआ ना। मेरा ख्याल आपके जमाने से पहले के ज्यादातर लोग जो थे वो देही स्कूलों से आते थे, उन सब की स्टोरीज ये होती थी कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, 10 किलोमीटर दूर स्कूल होता था, पैदल जाते थे। But वो from हमारे साथ भी होता था। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारा एक खास ये ज्यादा अर्बन मिडिल क्लास के लोग जब आना शुरू हुए ना, वो चेंज हो गया ना, वो डेमोग्राफिक डायनामिक बिल्कुल चेंज हुआ है। लेकिन देखिए, मुझे तो वैसे भी एकेडमी में मुझे कहते थे ये मम्मी डैडी है, मम्मी डैडी, ये मैं ठीक ये है ना, कहने लगा था कि मम्मी डैडी थे। मुझे बर्गर भी कहते थे, जो आज हम ट्विटर पे कहते हैं ना किसी एक खास हल्के को, मुझे कहा गया है। बस देखे ना, जब वो कहा जाए तो फिर बंदे को मौका मिलता है वापस लौटाने का। बीन देयर डन दैट। तो मेरा तो बस स्किट्स बताते थे कि मम्मी डैडी है, अंग्रेजी में बात करता है, अंग्रेजी भी बना के बोलता है, वगैरह वगैरह। अब क्या करूं, जैसा था वैसा था, आई कांट चेंज दैट। लेकिन वो ये हुआ कि मुझे खुद मेरी लर्निंग भी हुई। अच्छा, फिर उसको आप चाहें तो उस निज़ाम को प्लग भी करते हैं, आप उसके ऊपर कम करते हैं, आप उनको चेक भी करते हैं। तो फिर मैंने एक ज़रूर ये कोशिश की थी कि जहाँ पे लोगों के राइट्स मजरूह हों, किसी की ज़मीन की गलत फ़र्द जारी हुई है, किसी पे का कोई कब्ज़ा कर दिया है, पटवारी ज़्यादती कर रहा है, डिलेस कर रहा है, रिश्वत बहुत मांग रहा है, वगैरह वगैरह, या रिश्वत मांग रहा है गरीब लोगों से, तो वो उसके ऊपर फिर मैंने एक चेक का निज़ाम बनाया था। लेकिन देखें, वो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये सिस्टम में होता है। दूसरा ये होता है कि ये जो बल्दियात वगैरह, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी था, लोकल गवर्नमेंट से होती नहीं हमारे यहाँ, एक ज़माने में मैं 5 या 6 म्यूनिसिपल कमेटीज का, टाउन कमेटीज का हेड था। अब अंदाजा करें कि मैं वो ये काम कर रहा हूँ जो कि मैं उसके लिए, एक तो अव्वल तो इतना मैं ट्रेंड भी नहीं था, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई, लेकिन दूसरी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ होती कि मेरे पास बेपनाह इख्तियारात थे कि मैं गली कहाँ बनवाऊँ, नाली कहाँ बनवाऊँ, किसका मंसूबा रोक दूँ, किसको फायर करूँ, हायर करूँ, अनलिमिटेड। अच्छा, उसमें भी जो मंसूबे बनते थे, जो टेक्निकल, आपको पता ना कि प्रपोजल बनता है, PC1 जिसे कहते हैं, अच्छा, वो उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी के तौर पे आपका हिस्सा मुख्तस होता है, ठीक है, हाँ। ठीक है ना, वो हर एक लेवल पे इंजीनियर का इतना होता है। मैं यही कह रहा था ना कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिस्टम है जिसके तहत ये सारे उनको मिलते हैं। तो वो मुझे लाया, बल्कि एक बार मुझे टाउन कमेटी वाला उसने मुझे कहा कि जी आपका इतना हिस्सा बन गया। मैंने कहा वो क्यों? मैंने कहा किया है। तो उसने कहा कि जी ये वाला। मैंने कहा OMG, ये तो मतलब, ये तो उसने फिर मैंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट और ये पहले ही 1-2 साल की बात है। तो मुझे ये पता लगा कि कोई मंसूबा, सड़क का, रेस्ट हाउस को ठीक कराना है, उसमें अगर अप्रूविंग अथॉरिटी में आप हैं तो 1.5 या 2% आपको वैसे ही मिल जाता है साइन करते वक्त। आगे जो ठेकेदारों ने देना है वो बात की कहानी है। तो अब आपको पता ना, हमारे जो MPAs, MNAs, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, मेयर्स, मिनिस्टर्स, इनका ऑब्सेशन होता है स्कीमों का। ये स्कीमों का लोग कहते हैं जिनको बड़ा शौक है तरक्की का कोई नहीं होता भाई। वो पहले जो 15-20% है ना, वो जेबों में डालना चाहते हैं। तो ये सिस्टमिक इश्यूज थे। ये मेरा नहीं ख्याल कि सिविल सर्वेंट्स ये क्रिएट करते हैं। वो आते हैं, इस सिस्टम में आते हैं, वो उनके पास बड़ा कम चारा होता है कि इसको वो। मेरे 1-2 बैचमेट्स थे, मसलन एक मेरा बैचमेट था जुबैर भट्टी, वो झंग में DCO था। उसने ये काम स्टार्ट किया था कि रजिस्ट्रियाँ जो होती हैं उसके ऊपर अगर लोगों ने कोई रिश्वत दी है रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो वो SMS करके शिकायत कर सकते थे, उनको पूछा भी जाता था। उससे काफ़ी कम हुई थी करप्शन। अब मुझे नहीं पता वो निज़ाम है कि नहीं है, लेकिन आप सब रजिस्ट्रार भी होते हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर, तो असल
पैसा वो भी एक पैसा सोर्स वो, होता है, yes, हर ठीक है। रजिस्ट्री के ऊपर भी एक वो आपको पता ना कमीशन है। खैबर पख्तूनख्वा में तो रजा साहब 1% डिसाइडेड है, यानी कि आपको पता है कि 2% आपने टैक्स देना है, 2% एडवांस टैक्स है, ये है। तो वहाँ 1% पटवार खाने का एक फिक्स्ड अमाउंट है कि अगर आपने 1 करोड़ की ली है तो लाख रुपए आपने देना ही देना है। ये पंजाब में भी ऐसा ही है, मतलब वहाँ पे तो बल्कि एक यहाँ वहाँ पे नहीं, एक यहाँ भी कागजों की कॉस्ट को तैयार करते हुए वो आपको बताते हैं कि यहाँ 1% पे हुआ है। ये हर जगह का आर्जा है। हाँ। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, अर्बन एरियाज हो, यही वजह है कि लोगों का रियासत में एतबार उठ गया है। और ठीक है जो ना? आदमी इससे नहीं करता फिर वो आपकी तरह डेपुटेशंस पे रहता है। बिल्कुल, और मैं अल्लाह के से दुआ करता हूँ कि मुझे कभी किसी को मुझे, मेरे अजीज को, मेरे दोस्तों को, आपको, किसी को काम ना पड़े। ये काम जो है, ये रजिस्ट्रेशंस और पर्चे और केसेस, कोर्ट्स, ये इतना डिसफंक्शनल है कि अल्लाह की पनाह। मैं तो हिम्मत सलूट करता हूँ लोगों को जो उसमें काम करते हैं, जो भी सिविल सर्विस में है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मुझसे तो वो नहीं हुआ, और ये था कि मुझे शौक भी था। मैंने कहा कि मैं कुछ ऑल्टरनेटिव करूं, तो मैं फिर उसके बाद मैंने छोड़ी नहीं थी सर्विस। मुझे इत्तेफाक से मौका मिला था यूएन जाने का, कोसोवो में ऑन डेप्यूटेशन, तो मैंने कुछ साल वहाँ गुजारे। जब मैंने वहाँ गुजारे तो मुझे फिर, मैं यहाँ से, चूंकि आप डेप्यूटेशन पे जाते हैं तो आपको पे वहाँ से मिलती है, तो वो इतनी ज़्यादा पैसे मिलते थे। हाँ, कि यू रियलाइज कि यार दिस इज गुड वर्क। हाँ, एंड तो आल्सो मैंने, यू इन कोसोवो एट दैट पॉइंट। कोसोवो जी खूबसूरत जी भी जी, बड़ा है, मजा भी आया नहीं नहीं, होगा। बहुत मजा था। हाँ। मैं 29 की मेरी एज, 30 की एंड एज यू थी। वर, मतलब यू हैड अ की रोल देयर ना। I had a good role. I had a good role, good time. I made friends and I made lots of money. वहाँ पे तो मैं इतनी सेविंग्स करके लाया था कि मैं जिंदगी भर के लिए आज तक अमीर हो चुका सर हूँ। इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स फिर यूजुअली कोशिश करते हैं ना इस तरह की, उसके ऊपर दे फाइट ओवर दीज थिंग्स कि अगर कि बिल्कुल। मुझे मिल जाए, तुम्हें मिल जाए। फॉरेस्ट वाले जो होते हैं वो बाहर जाते हैं। और वो उनकी कोशिश होती है कि भाई हमें भी मिल जाए। छुट्टी ले लेते हैं 2 महीने की, 2 साल की, 3 साल की, एंड दे वर्क फॉर दैट। Yeah. तो वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज, अच्छा खैर अब आपने वहां से वो छोड़ दी। तो मैं उसके बाद फिर आया, मैंने रिपोर्ट किया एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में, मेरी पोस्टिंग भी हुई, और फिर उसी दौरान मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाने की, और मेरी वहाँ सिलेक्शन हो गई। और वो भी इस तरह से होगी कि एक और सिविल सर्वेंट था, वो भी एप्लीकेंट था, एंड में उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो मैं सेकंड पे था। आई थिंक Okay. मुझे नौकरी मिल गई। आपकी किस्मत में था ना। हाँ, बस के। किस्मत था। मैंने कहा भाई ये तो बेहतर है, यहाँ जाओ। ठीक है। अच्छा, बेहतर इसलिए भी था कि मैं डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड भी था। मेरा जो एक्सपीरियंस था पहले गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का, मुझे ये लगा कि ये अगर मैं एक बड़े स्केल के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो मैं वहाँ गया। और वहाँ पे वो भी मुशर्रफ का ज़माना था। एक हमारा प्रोग्राम था डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, एक था एक्सेस टू जस्टिस के ऊपर, एक था सिविल सोसाइटी और एनजीओज को स्ट्रेंथन करने का, एक था डेवोल्यूशन के बाद सोशल सर्विसेज को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो वो भी मैं आपको बताऊं कि वो भी मेरे लिए बहुत अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस था। और ये कि मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें की भी जिनके ऊपर मैं समझ सकता हूं कि मुझे, आई नो कि मैं खुद भी अभी उसको बुरा भला कहता हूं इन इदारों को, लेकिन उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ मुझे सेटिस्फैक्शन है कि कभी मैं इसकी डॉक्यूमेंट करूंगा कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मसलन आपको पता है कि एक इस तरह के प्रोग्राम्स में बहुत सारी शराइत होती हैं कि गवर्नमेंट्स लॉज पास करे, रूल्स बनाए। ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्ट है, ये भी उस जमाने में आया, ये भी एक शर्त थी हमारे प्रोग्राम की। इसी तरह और ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था, पुलिस ऑर्डर आया था, तो वो भी एक बड़ा अच्छा। लेकिन अब वो ये हुआ कि वहाँ से फिर मेरी वो तरक्की होकर मैं फिलीपींस चला गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। मैं मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब ने एक जो काम स्टार्ट किया था खुद ही रिवर्स किया। कुल्हाड़ियाँ ले लेके ना लोकल गवर्नमेंट भी खत्म की, पुलिस ऑर्डर भी खत्म किया। जो इस्लाहात वो लाए थे जनरल मुशर्रफ, वो ताहयात प्रेसिडेंट बनने के लिए, उन्होंने सब कुछ उसको रिवर्स कर दिया। वो भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग एक फेज था। बहरहाल उस वक्त मैं फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा था, मैंने काफ़ी साल वहाँ पे काम किया। उस दौरान फिर चूँकि वहाँ मुझे वक्त मिलता था, पाकिस्तान की तरह सोशल लाइफ तो होती नहीं है ना वहाँ पे कि आप सारा वक्त कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वहाँ मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने लिखा और वो यहाँ पे छपना शुरू हो गया। पहले तो मैं सियासत पर नहीं लिखता था, मैं ज़्यादा गवर्नेंस बेस्ड और आर्ट्स, जी आर्ट्स एंड कल्चर पे, हिस्ट्री पे, और आता था मैं छुट्टियों में, तो मैं आके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जमा करता था, लोगों से मिलता था, डॉक्यूमेंट्स ये वो। तो मुझे इतना फीडबैक मिला, इतना रिस्पॉन्स मिला कि मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम हो सकता है। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान में दुनिया भर में आप लिखते हैं तो आप खाएंगे क्या? ठीक है ना, पाकिस्तान में तो पैसे नहीं मिलते ना, कहीं नहीं मिलते। आपको मैं बताऊं, ये भी मिथ है। अच्छा, कहीं नहीं मिलते। ठीक है ना, बहुत सबसे गरीब पिसा हुआ तबका सहाफी है। अमेरिका में भी आजकल आपको पता है कि मेरे अपने बेटे ने कहा कि
उसने जर्नलिज्म की डिग्री करनी है, मैंने कहा भाई हाथ दे जोड़ जाके गूगल बिल्कुल करो ठीक किया। कि क्या सैलरी मिलेगी, बिल्कुल सही उसने बात अपना है। मेजर चेंज कर हाँ, लिया। बिल्कुल, that's good, हाँ, that's good. तो उसके बाद मैंने Also, I think most journalists would not want their children to become journalists. हाँ, वो भी है, लेकिन मुझे तो ये है कि ये देखिए, करो जो कमाओ पैसे। हाँ, सर्वाइवल जरूरी है ना, हाँ। तो पैशन भी जरूरी है, सर्वाइवल भी जरूरी है। खुसूसन पाकिस्तान में तो अब ये एक जिंदगी मौत का मसला बन चुका है, क्योंकि आप देखें कि सहाफत ही बदल गई है। अब तो है ये जो हम कर रहे हैं, इसका जमाना है। आप पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर, यूथ ट्यूबर्स सबसे ऊपर है। अच्छा, हम आएंगे, मतलब now we're coming तो towards मैं that part of the- सहाफी, फिर मैंने ये हुआ कि मुझे इतना उसमें पैशन मेरा इतना इग्नाइट हुआ कि मैंने वहां से भी लीव ले ली। अब मैं क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं डेप्यूटेशन लीव पे हूँ, Yes. एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लीव पे हूँ। मैंने दोनों इदारों से लीव लेके मैं पाकिस्तान आ गया, और यहाँ पर आकर जुगनू मोहसिन जो हैं द फ्राइडे टाइम्स की पब्लिशर, उनसे वो मेरी एडिटर भी थी और मेरी दोस्त भी थी, पहले से हमारी जान पहचान थी, लाहौर के सर्कल्स होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन TFT। तो मैंने कहा अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंटल। उस वक्त मैं खैर मैं कंसल्टिंग भी कर रहा था, मुझे डे जॉब चाहिए थी। मैं एक पंजाब गवर्नमेंट का UK गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं यहाँ पर आकर उसका प्रोग्राम मैनेजर लगा, और उसके साथ मैंने द फ्राइडे टाइम्स में लिखना भी शुरू किया। मैं उनका एक जैसे कहते हैं एजाजी एडिटर, कंसल्टिंग एडिटर भी बन गया। और फिर मेरा वहाँ से बाकायदा एक फुल टाइम 2008 से 2004-05 से मैंने लिखना स्टार्ट किया। 8 में आई गॉट दैट जॉब, और उसके बाद फिर आई कंटिन्यूड विद TFT। आज भी आपको पता है मैं वहीं मौजूद हूँ, बीच में आया गया हूँ बट दैट्स माय होम टर्फ, जिसे कहते हैं ना, होम ग्राउंड है वही। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक तो ये कि आप पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बात मैंने खुद अभी जर्नलिज्म के खिलाफ बातें की हैं, और वो मैं सब यंग लोगों को कहता हूं कि भाई सोच समझ के आओ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हसन, देखिए, आपको मैंने कहा था ना कि मेरा इरादा यह था कि कुछ दुनिया में तब्दीली लाई जाए। हाँ। तो अभी मुझे पिछले 10-15 सालों में इतने मैसेजेस आते हैं, लोग मिलते हैं, कोई एयरपोर्ट पे मिलता है, कोई बाजार में मिलता है, कोई रेस्टोरेंट में मिल जाता है, कोई ओवरसीज मिलता है, और वो कहते हैं अच्छा अक्सर लोग तो कहते हैं मैंने आपकी वो चीज़ पढ़ी और आई चेंज माई व्यू। ठीक है ना, आपको इतनी एक तरह से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आपने किसी को इन्फ्लुएंस किया है। अगर आप किसी की जहन को इन्फ्लुएंस कर दें, मैं समझता हूँ वो कहीं बेहतर है, वो कहीं जरूरी है। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहां पे जहन साजी इतनी पॉइजनस हुई है कि लोगों को नजरिया पाकिस्तान की भंग पिला के सुलाई हुई है कौम को, ठीक है ना, उनको झूठ सच तारीख का नहीं पता, हालात हाजरा का भी नहीं पता। अब तो ये जो हमारे दौर में एक PTI का प्रोपेगेंडा, उसके ऊपर एक लेयर आ गई है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें रियासत ने तैयार की हुई थी। ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊं कि मसलन ये कि लोगों से अगर आप पूछे ना, मसलन बाचा खान के बारे में, लाहौर में किसी को नहीं पता होता। बहुत सारे यंग लोगों को जब मैं बताता हूँ ना कि वो इतने साल जेल में रहा, 25 साल, नहीं गद्दार था, और एक मार्जिनल फुटनोट ऑफ हिस्ट्री था। दुनिया उसको सेलिब्रेट करती है, उस पे अभी किताबें छप रही हैं, हर साल एक किताब आती है, डॉक्यूमेंट्री आती है, बादशाह खान का मॉडल, गांधी ने उसको फॉलो किया, मंडेला ने फॉलो किया। दुनिया में देखिए, मैं बाहर जाता हूँ ना, जब अभी अमेरिका में उतने साल से, तो वहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर की प्रोटेस्ट में जाता हूँ, वहाँ पे गांधी का जिक्र होता है, नॉन वायलेंस का जिक्र होता है, वहाँ पे ये इस फलसफे का जिक्र होता है। हमारे अपने खित्ते में जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे पता ही नहीं है बच्चों को। और ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं पता। अभी वो हमारे पठान नेशनलिस्ट दोस्त जो है, पख्तून नेशनलिस्ट, वो तो जिक्र करते हैं PTM वाले या अफरा साहब, लेकिन ये जो पूरी यंग जनरेशन है जो कि KP में PTI के पीछे लगी हुई है, उनकी तो हिस्ट्री इरेज हो चुकी है। उनके लिए तो कायदे आज़म, जिन्ना और फिर इमरान खान, ऐसे करके, हाँ, इन बिटवीन, उससे पहले कुछ था, बाकी सारे गद्दार, हिंदू, गैर मुस्लिम, व्हाटएवर, एक जहन साजी कर दी गई है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि वो बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है। फिर ये मुझे अभी भी, आज भी मेरी जो इंटरेस्ट होता है वो ये नहीं होता कि जी फलाना पॉलिटिकल लीडर मेरी बात सुनेगा कि नहीं। लोग कहते हैं, अभी मैं लंदन में था, मुझे लोगों ने कहा आप नवाज शरीफ से नहीं मिले, लास्ट टाइम मैं मिला था, इस बार मैंने कहा मिल लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे पावर पॉलिटिक्स तो यहाँ पे हर वक्त बदलती रहती है। असल चीज़ जो है, हमारा काम वो होना चाहिए कि हकायक और आगही और इल्म और करेक्शन ऑफ फैक्ट्स लोगों तक पहुंचे। ठीक है, खसूसन हिस्ट्री और पास्ट एंड प्रेजेंट से अगर हम यही कर लें तो मेरे ख्याल से एक लास्टिंग कंट्रीब्यूशन। नहीं रजा साहब, अब वुड दैट नॉट बी इजियर नाउ इन टुडे 2023 में वो आसान हो गया थोड़ा सा काम,
क्योंकि आज से 2 साल पहले जिनका आप जिक्र कर रहे थे, हमारे दोस्त तहरीक इंसाफ वाले जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको आप ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते थे तो वो कहते थे झूठ बोलते हैं आप, हाँ, ठीक गद्दार है, हैं। गद्दार हैं आप, इंडिया के पेरोल पे हैं आप, ठीक है। बट नाउ दे हैव जस्ट स्टार्टेड टू वेक अप टू द फैक्ट दैट ओहो ये बात तो ठीक थी। आप देखें ना, वो कहते हैं ओहो मुजीब वाज राइट। आज से पहले 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हम कहते थे कि यार उनके साथ बंगालीज के साथ ज्यादती हो रही थी, तो वो कहते थे आप लोग तो हैं ये। तो डोंट यू थिंक दैट विद टाइम, इवन दो उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, मतलब तहरीक इंसाफ वालों बिल्कुल के अच्छा साथ, नहीं हो रहा, दे आर हम लर्निंग इट उसकी द हार्ड मजम्मत वे, करते हैं। हाँ, दे आर लर्निंग इट द हार्ड वे इंस्टेड ऑफ एक्चुअली किताबों से पढ़ लेते हैं ये बातें हिस्टोरिकल, अब बेचारे मार खा के सीख रहे हैं और फिर वो अपने बयानात बनवाते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सारा कुछ है, इसके बारे में आप जैसे लोगों पर और हमारे जैसे लोगों पर एक बड़ा सॉलिड किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं लोग। वो ये कहते हैं कि जी आप लोगों की जो ये लिबरलिज्म थी, ये तो पार्टी बेस्ड लिबरलिज्म थी। यानी आज इमरान खान के ऊपर बकौल उनके कि बहुत ज़्यादा वो टूट रहा है, कहर टूट रहा है, तो आप लोग बोलते नहीं है। और जब आप पहले होते थे तो छोटी सी सुई भी गिरती थी तो आप लोग छोड़ डाल देते थे। तो इसके बारे में भी हमें जवाब देना चाहिए ना उन लोगों को। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए। दो चीज़ें आपने कही। देखिए, पहली तो ये चीज़ है कि अभी जो उनका स्टांस है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट, देखिए कल्ट की जो डायनेमिक्स होती है ना, कल्ट अपने लीडर या एक सेंट्रल फ़लसफ़ा जो है ना उसकी वो ऑफशूट होता है, उससे फॉलो करता है। अच्छा, कल्ट भुट्टो साहब भी कल्ट बन चुके हैं अपने मार्टरडम के बिल्कुल बाद। हैं, वो कहते बिल्कुल हैं, हैं। बल्कि एक बार मैंने कहा था तो मुझे उन्होंने पीटीआई वालों ने कहा आप ये भुट्टो कल्ट नहीं है, उसकी कब्र और हैं, मकबरे और बिल्कुल ये हैं। वो। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब कही कि इमरान खान साहब ने एक पोजीशन ली है, उनकी पोजीशन पर्सन स्पेसिफिक है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो मेरे खिलाफ है, या जनरल बाजवा ने मुझे निकाल दिया था, बाकी जनरल्स ठीक हैं, वो बगावत करके आसिम मुनीर को निकाले निकाल दें। और वो सलाम सलूट। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं हमें इंडिविजुअल से गरज नहीं है, जन हाफिज साहब हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, हमें इदारे के एक रोल जो है आइन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसका काम नहीं है कि वो इंजीनियरिंग करे या रिवर्स इंजीनियरिंग करे, वो इमरान खान को ऊपर चढ़ाए या इमरान खान को गिराए, हम इसके खिलाफ हैं। इसी वजह से मैंने तो देखिए मतवाते तौर पे ये जो इंजीनियरिंग मतलब ये जो अभी डिसप्रोपोर्शनेट मेरे नज़दीक रिस्पॉन्स है, हज़ारों लोगों को बंद किया हुआ है, मुझे ये सही नहीं लगता। मैं समझता हूँ उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ बेगुनाह होंगे या उनका मार्जिनल वह शौक में गए होंगे, देखने गए होंगे, तमाशा देखने गए होंगे। तमाशबीन तो है ना जी, इसमें तो हमारे कोई वो शक नहीं होता है, है कि पाकिस्तानी एक कौम कल्चर है, तमाशबीन कौम है। तो उनको आप फाइन कर दें, 50 रुपया फाइन कर दें, 5,000 फाइन कर दें, लाख रुपया कर दें, उनको कम्युनिटी सर्विस में लगा दें। ईदी सेंटर में तुमने जाके 6 महीने नौकरी करनी है, आपने SOS हैं हमारे और बने, वहाँ पे जाके उनको काम करवाएं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उनको जेलों में भर्ती करके उनके घरों में रात के 2 बजे तोड़ के दरवाजे पकड़ के हरास करके खौफ की फ़ज़ा बनाएं। लेकिन वो बनती है हमारे यहाँ, ये भी हमारी तारीख है। ये भी आपने सही कहा कि वो अपने उनकी तरबियत हो रही है इस पूरे अमल में। लेकिन जो उनका इल्ज़ाम है लिबरल्स के ऊपर, देखें उसमें 2 पहलू हैं। पहला तो ये है कि मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपकी भी नहीं कर रहा, आपका भी मुझे व्यूज़ तो पता है कुछ, जो अमूमी तौर पे सो कॉल्ड लिबरल, अव्वल तो कोई लिबरल एक मोनोलिथ तबका नहीं है। आप भी कह सकते हैं कि पीटीआई की कल्ट एक मोनोलिथ है, उसके नज़दीक एक वर्ल्ड कप था 92 का, एक मसीहा है जो ईमानदार है, जो कभी गलत नहीं हो सकता, वो आलिम इस्लाम का लीडर है और उसने हमेशा जीतना है। जैसे वो रमीज़ राजा ने कहा था ना, कप्तान हमेशा जीतता है, ये एक माइंड सेट है। ठीक है ना, लिबरल्स में कोई ऐसा माइंड सेट नहीं। आप और मैं बैठेंगे ना, आप मुझसे इख्तिलाफ, हमारी लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल होगी, ठीक है ना, 20 लोगों पे, क्योंकि बाय डेफिनेशन लिबरलिज्म का मतलब ये है कि मुख्तलिफ ख्यालात रखने का हक होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम्स, इंडिविजुअल फ्रीडम। अगर तुम्हारी जो भी सोच है, मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता ओए हसन तू झूठा है फलाना, हाँ, या तुम मुझे ये नहीं कह सकते। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है हसन, तुम, मैं आई डोंट एग्री विद यू, बट आई रिस्पेक्ट, हाँ, जो मर्जी कहना भौंको, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा, लेकिन इनका ये है कि समझते हैं कि लिबरल एक तबका है जो कि खास, और उसमें उसमें जो माइंड सेट बनाया गया, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का था कि लिबरल जो होते हैं ना ये गद्दार होते हैं, क्योंकि जमहूरियत की बात करते हैं, ISI के सियासी रोल पे बात करते थे। आप लोग कहते थे कि भाई आप ये क्यों बनाते हैं ये जिहादी तंजीमें, आप ये क्यों सियासत में मुदाखलत करते हैं, आप क्यों दहशतगर्दी के में आपका फुल फुटप्रिंट क्यों निकलता है, बॉम्बे के हो या इधर हो या कुछ और हो। तो वो इमरान खान उन्हीं की ज़बान दोहराते थे। मतलब वो कहते थे ये फेक लिबरल्स हैं, डॉलर खोर हैं, आपको याद होगा ये लिबरल स्कम, उन्होंने कई स्कम होता है, नाज़रीन की वजाहत के लिए, स्कम होता है तिलछट, यानी कि गटर में और जो कचरा या फुजला जो होता है उसको स्कम बोलते हैं। तो ये कहते थे लिबरल स्कम,
ठीक है। फिर यही इनके जो साथी थे फवाद चौधरी साहब, मेरे दोस्त भी हैं, वो भी लिबरल्स ही खूब बजाते रहे हैं, मतलब पहले भी एज अ मिनिस्टर भी, और आई एम श्योर अभी भी दोबारा वो नमूदार होंगे, वो भी कहेंगे लिबरल्स बड़े देखो 2 नंबर है वगैरह वगैरह। अच्छा, इनको तो अब, लेकिन जब खुद पे बनी तो वाह लिबरल याद आ गए, वही स्कम, ये तो डॉलर खोर हैं, ये तो टिलचट हैं, मुझ पे अटैक किया मसलन ये मैं शहबाज। पूछने लगा था आपसे हाँ। कि डॉलर खोरी वाली बात आपने 2 दफा कर दी। हाँ रज़ा साहब, आप पे मुसलसल इल्जाम लगता है हाँ बिल्कुल, और हमारे पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, वो अगर हों डॉलर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सर। मैं चाहता हूं कि आप ये टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट दैट वी डू नॉट टेक एनी फंडिंग फ्रॉम एनी नहीं कंपनी देखो, इन द वर्ल्ड। अमेरिकन तो छोड़े, हमें कोई पाकिस्तानी इश्तहार नहीं हाँ। देता, हम सिर्फ यूट्यूब के इश्तहार और जो डिजिटल मीडिया के इश्तहार है उसके ऊपर चल रहे होते हैं। ये रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। आनी नया चाहिए। दौर मीडिया जो हाँ, है अब जी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने इसकी फाउंडेशन में एक किरदार अदा किया था, वो अभी भी हमारे सपोर्टर्स हैं। जब आज से 5 साल पहले मैंने इसको सेटअप किया था तो बहुत ही छोटे छोटे चंदे वो जमा करते थे, ठीक है ना, $100 $200 महीने का। आपने बेसिकली शौकत खानम वाले मॉडल पे चंदा जी। चंदे के साथ नहीं किया। देखो ना, वो पैसे लें तो हलाल, पीटीआई को पैसे आए जो कि नहीं आ सकते, गैर कानूनी है, वो हलाल, ठीक है। और इनकी सोशल मीडिया की कैंपेन्स के लिए बॉट्स चलाएं, वो हलाल। हमारे कोई 5 डॉक्टर्स नया दौर जैसे एक छोटा सा पोर्टल बना दें तो ओए होए बैरूनी साजिश हो गई। सर वो इल्जाम तो ये लगता है कि पता नहीं अटलांटिक काउंसिल है या जॉर्ज नहीं सोरोस है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जॉर्ज सोरोस से सारी बातें बताता हूँ। देखिए बात ये है कि वो सारे हैं, मौजूद हैं पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करते रहे हैं, लेकिन ये पिछली जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, पहले जो लास्ट जी, गवर्नमेंट उन्होंने थी, बंद कर दी थी। उन्होंने चौधरी निसार ने और बाद में इमरान खान ने और जनरल फैज ने, मैं सबके नाम ले रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पे फॉरेन जो है फंडिंग एनजीओस की बंद कर दी। यानी कि अब आपको परमिशन लेनी पड़ती है ईएडी से जाकर। तो हमारी जो फंडिंग थी बुनियादी तौर पे प्राइमरीली वो इन डॉक्टर्स से आई, इंडिविजुअल डॉक्टर्स, इंडिविजुअल पाकिस्तानी डॉक्टर्स, जी डॉक्टर्स, बिल्कुल डॉक्टर्स, और एक बिजनेसमैन भी हैं पाकिस्तान में, मैं उनका भी जिक्र कर दूं, जी। कराची बेस्ड हैं, और गेट्स जो है फार्मा वाले, उन्होंने भी शुरू में ये कहा कि ये प्रोग्रेसिव आउटलेट है, उन्होंने भी पैसे हमें दिए, बड़ी जेनरसली दिए, और उनका एक्नॉलेज करना चाहिए कि जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन फिर हमने ये फैसला किया, ये इल्ज़ामात लगाए, ये पीटीआई की जो इको सिस्टम है ना, इन्होंने उन व्हाट्सएप ग्रुपों में जहाँ पे मैं मौजूद, उन्होंने कहा जी ये तो यूरोपियन यूनियन से पैसे ले रहे हैं। जी। मैंने कहा भाई दे दो यूरोपियन यूनियन, Yes. मुझे कोई आर नहीं है, तो सही, लेकिन लेकिन आप तो लेने ही नहीं दे पैसे, ठीक है ना। अच्छा, और जो यूएस गवर्नमेंट से लिया, यूएस एड जो है वो हमारे जैसे छोटे ऑपरेशन को नहीं करते, वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्ज कीजिए कि अगर फंडिंग ली भी है, ठीक है, फर्ज करें, तो मुझे आप ये बताइए कि ये किस मुंह से ये कह सकते हैं। मैं तो आज ये खुल के कहता हूं ना, इनके झूठ, इनकी प्रोपेगेंडा इतना फैलाया है, अच्छा आपको पता है कि मैं एक इदारा है, मैं 3 इदारे, जब मैं यहाँ से गया था 2014 में, और मैं क्यों गया था, मैं इसलिए गया था कि इन्हीं के जो पहले वाले थे ना दोस्त, बल्कि अभी भी इनके दोस्त हैं मजहबी इंतहा पसंद, उन्होंने मुझ पर एक हमला किया। मैं तो उसमें बाल बाल बचा, मेरा ड्राइवर जो था वो शहीद हो गया, और मैं यहाँ से चला गया, मेरे बच्चे छोटे थे, और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, टू लिव फॉर, आई विल टू फाइट फॉर अनदर डे, ठीक है। बिल्कुल, मुझे कोई शौक शहादत नहीं है। मुझे लोग कहते थे आप बड़े ब्रेव हैं, मैंने कहा गोली मारो, ब्रेव जिंदगी नहीं रहेगी तो ब्रेवरी का कौन सी ब्रेव है? बच्चे तस्वीर देख के क्या करेंगे, बाप हमारा बहुत ब्रेव था जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मुझे कोई शौक शहादत वगैरह नहीं है। तो मैं यहाँ से गया, और मुझे वहां पर मैंने 3 जगहों पे फेलोशिप्स की। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में की, जहां से डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब जो हैं, ठीक है ना, अभी वो मेरे दोस्त हैं, और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। पीटीआई गवर्नमेंट ने उनको अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया, उन्होंने ही मुझे एक फेलोशिप दी थी, ये पूछ सकते हैं कौमी यूथ जाकर, ठीक है। दूसरा था न्यू अमेरिका फाउंडेशन, वहां पे मैंने काम किया, लेकिन मेरा उस वक्त वीजा जो था वो स्कॉलर वीजा हो रहा था, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ऑफिस दिया, दफ्तर दिया, और काम करने की जगह दी, वर्क स्पेस दी, मेरी आर्टिकल्स छापे, मुझे इंट्रोड्यूस किया मैगजीन्स वगैरह में। और तीसरा था नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जो कि नेट का था, जिसके ऊपर ये लगा। अच्छा, उसका मैं बाकायदा फेलो था। उस जमाने में मेरी वहाँ पे, मैं जब बाहर था तो जाहिर बात है मैंने लिखना पढ़ना तो नहीं छोटा था, मेरी एक बुक मैंने लिखी, वो छपी, उसकी वहाँ पे लॉन्च हुई 2016 में, गालिबन 15 या 16 में उसकी बुक लॉन्च हुई, सेरेमनी हुई, उसके ऊपर वो सारा ऑनलाइन मौजूद है। इन्होंने उसकी तस्वीरें निकाल के कहा कि देखो ये तो उनके साथ अंग्रेजों के साथ बैठा हुआ है, और ये इनका एजेंट है, और ये पैसे खा रहा है। खैर
जो समझदार है, लेकिन लोग प्रोपेगेंडा से मुतासिर होते हैं। मुझसे लोग बहुत पूछते हैं और समझते हैं मेरे पास करोड़ों रुपए मुझे मिले हैं, पता नहीं कोई इतनी बड़ी फंडिंग आ रही है। बिल्कुल भी नहीं। अभी नियाद और मीडिया नाज़रीन के लिए, ये पाकिस्तान में SCCP में रजिस्टर्ड एक कंपनी है। हम अपना रेवेन्यू कमाते हैं लोकल एडवर्टाइजिंग से, डिजिटल एडवर्टाइजिंग से, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी व्यूअरशिप से हम इस मकाम पे पहुंचे कि हम अब खुद कफील बनते जा रहे हैं। हम अभी वहां नहीं पहुंचे, बट वी विल गेट देयर, we will इंशाल्लाह get there, it's a matter of time। और फिर हमें जो है किसी से चंदा वंदा भी लेने की जरूरत भी नहीं, अपीलें भी नहीं, लेकिन आप हमारे साथ बिल्कुल रहें। तो ये मैं, देखिए हसन, मैंने आपने ये पूछ लिया, मैं अब इस पे बात भी नहीं करता ट्विटर पे भी ना, वो नहीं, वो तो एक वो बेसलेस बन जाती है। उसकी वजह ये है कि बुली के आगे डिफेंस देना ना, हाँ। वो ज्यादती है। उसमें आप बुली की तायद करते हैं, बुली के आगे उसको बुली करना चाहिए। देखिए एक हमारे दीन में भी एक बात है कि तकब्बुर तकब्बुर का जवाब तकब्बुर से होता है। ये नहीं होता कि जो मुतकब्बिर हो उसके सामने आप कहें अच्छा जी, जैसे कि उसको भी आप उसी तरह ट्रीट करें। बुली को बुली करेंगे, ये हमारी फ्यूडल कल्चर भी है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको एक आदमी आगे ना बदमाशी करेगा आपके साथ, ओए हसन बाहर आ, तो आप अगर आगे से आ जाएंगे ना तो वो कहेंगे ये तो हो गया बुली। पाकिस्तान में एक बदमाश को दूसरा बदमाश जब तक नहीं टकरता हाँ, तब तक बदमाशी खत्म नहीं बिल्कुल। तो होती। हर बंदे बदमाश ये होता है छोटे यहाँ पर। छोटे बदमाश, छोटे ये इनके पास कीबोर्ड्स हैं, ये आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दें, फॉरेन फंडिंग। अब आप देखें ना कि मैं कोई बात, अभी मैंने कल परसों ट्वीट किया, इन्होंने बीच में आकर मुझे कहा कि तुम एजेंट है, ये फलाना है, इसका बाप ये है, ये इस ख़ानदान से, ये उस ख़ानदान से। शहबाज गिल ने भी इस तरह की ट्वीट की। मैं हैरान हूँ कि शहबाज गिल जैसा बदजुबान आदमी, वो कम अज़ कम आईने में कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन ही कर ले। भाई हमने तो कभी फ़ौज में बगावत की कोई बात नहीं की किसी के कहने पर। हमारी तो कोई हमें पैसे भी देगा तो हम कहेंगे पाकिस्तान की फौज में बगावत नहीं होनी चाहिए, मुल्क को आग नहीं लगानी। आपने तो ARY के ऊपर बैठ के बगावतें करवाई हैं, ठीक है ना, उसी की आपको सजा मिली। और मैंने उस वक्त भी आपके हकूक के लिए आवाज़ उठाई। मैंने कहा इनको टॉर्चर ना करो, इनको बेल दो, इनको अपना कानूनी दिफा दो। उन्होंने कहा जी आपने डिफेंड नहीं किया कस्टोडियल टॉर्चर को। मेरे साथ ट्वीट्स पे उन्होंने किया, मैंने उनको कहा कि आप झूठे हैं, क्योंकि मैंने कई टेलीविजन चैनल्स पे मजम्मत की, और फिर मुझे लोगों ने कहा कि तुमने क्यों की मजम्मत। इसलिए हम कहते हैं तुम इनकी मजम्मत ना किया करो, ये इस काबिल ही नहीं है। डिजर्व नहीं करते ना, लेकिन लोग ये कहते हैं। लेकिन जो आपका सेकंड पॉइंट था, हम मजम्मत करते रहेंगे क्योंकि हम अपने असूलों पे कारबंद हैं। Yes, और it doesn't matter कि वो हो किसके साथ रहा है। हम PTI के लिए नहीं करते, नून के लिए नहीं करते। 2016-17 में मियां साहब के साथ जुल्म हो रहा था। हमने कहा मियां साहब को फौज और अदलिया जलील कर रही है, जमहूरियत को तबाह कर रही है, और हमने आवाज उठाई, कॉलम लिखे, टीवी पे कहा। मैं उस वक्त डेली टाइम्स का एडिटर था, मुझे इतना प्रेशर आता था कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, कोई हक नहीं बात करनी। मेरा अपने स्टाफ के अंदर मोल्स थे, वो कहते थे कि आपने ये क्यों एडिटोरियल लिख दिया है, ये तो प्रो नवाज। मैंने कहा क्यों प्रो नवाज, क्या प्रो जमहूरियत चीज है, प्रो नवाज हो गई। हमने उस वक्त भी गलत कहा था, आज भी हम गलत कह रहे हैं, ठीक है ना, जो कुछ ये PTI के साथ हो रहा है, बिकॉज हम इसके खिलाफ हैं असूलन, ये चाहे इमरान हो XYZ। लेकिन सर एक लाइन है ना जो आपने ड्रॉ कराई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहता हूँ जरा ये लोग सुन लें। एक है फौज के सियासी रोल पर बात करना और कहना कि फौज, ISI, इंटेलिजेंस एजेंसियों का सियासत में मुदाखलत का कोई काम नहीं है। दिस इज समथिंग दैट रेड लाइन है, वो आपके लिए, मेरे लिए भी। लेकिन फिर एक तरफ ये है जो ये फौज के अपने इदारे के अंदर जाके उनके इदारे के अंदर बगावत करवाना और उनके अंदर लोगों को इंसाइट करना कि वो अपने लीडर को उठा के चेंज कर दें। मतलब दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। नो पर्सन वुड एवर वांट टू डू द सेकंड वन ना। ये नहीं, देखिए नो पर्सन की बात ये है कि नो सेन पर्सन वुड डू दैट। देखिए बिल्कुल नो सेन पर्सन, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन क्योंकि देखो ना, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की आर्मी का बड़ा ही अजीबोगरीब रोल रहा है। मतलब मार्शल लॉ लगा के इस मुल्क का भरकस निकाल दिया। इवन व्हेन दे आर नॉट इन मार्शल लॉ, तब भी पीछे बैठ के वही चला रहे होते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, लीडरों को अंदर कर रहे हैं, बना रहे हैं, आसमान पे चढ़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये चीजें तो मैं कहता हूँ बंद होनी चाहिए। हम कंसिस्टेंटली ये बात कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो छोटे सूबों में भी हुआ, पेरिफेरीज में भी हुआ, बलोच के साथ ये भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट उठी हुई है, महाजिरों के साथ जो ये खुद ही बनाया अल्ताफ़ हुसैन को, खुद ही फिर मार के वो अशर निकाला हुआ है। सारों के साथ यही है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है,
कि हालात इस तरह के बन गए, ऊपर से न्यूक्स भी बन गए, हाँ खुद ही सिविलियंस ने, भुट्टो साहब ने बनाए, नवाज शरीफ ने धमाका किया, क्रेडिट भी लिया। अच्छा, अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है कि पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क में अब एक इंटेग्रल चीज बन चुकी है। अगर आप उसको, पाकिस्तान आर्मी को वीकन करते हैं ना, यदि कि उसके अंदर बगावत कराते हैं, दुनिया ने कहना कि ये तो इस मुल्क के तो असासे सेफ नहीं है, वो पहले से बैठे हुए हैं, वो एक कमीशन बनाएंगे, वो आगे कहेंगे जिसको डी न्यूक्लियराइज करो, ठीक है, वो इंडिया से कहेंगे आ जाओ। पहले एक मॉडल हो चुका है 19, आज हमारे पास न्यूक्लियर इंडिया वो नहीं काम कर सकता, मतलब दैट इज द डिफरेंस 70 में जो 71 में जो हुआ। ये बात समझने की है कि इस वक्त जो है आर्मी को भी चाहिए कि अपना सियासी रोल कट करे, सियासतदानों को भी चाहिए कि वो पुशबैक दें, ये जो हो रहा है ये पीटीआई के साथ उस पर वो मजम्मत करे, लेकिन आर्मी का जो डिसिप्लिन है उसको खराब उसकी वर्किंग वो ना करें, बिकॉज दैट इज वेरी डेंजरस। हाँ, वो डेंजरस है, वो गंदी गेम है। हाँ, कि फिर वो एक सिविल वॉर, और फिर सिविल वॉर के बाद डीन्यूक्लियराइजेशन, और फिर वो ऐसे मामला चले जाएंगे जो कंट्रोल से बाहर हो आप जाएंगे। देखें ना, मैं तो 9 मई को बाहर था मुल्क से, ठीक है, उस दिन टीआरटी ने मुझे इंटरव्यू किया, 2 दिन बाद सीएनएन ने किया, पता नहीं कहाँ कहाँ, एवरीबॉडी, मतलब एवरीबॉडी, अच्छा, लेकिन नहीं, लेकिन बहुत सारे मैंने इनकार किए, बिकॉज उसमें वो सारे सवाल पूछ रहे थे कि अच्छा पाकिस्तान की आर्मी कमजोर हो गई है, इसके ऊपर अवाम जो है वो उसको डिफीट कर देंगे, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो, मतलब इधर वो पकड़ धकड़ स्टार्ट हुई थी। अब मैं वहाँ पे, मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि जी पाकिस्तान आर्मी को पीटीआई ने एक इनकलाब लेके पाकिस्तान आर्मी को तस्खीर कर दिया। अच्छा, मैं कह भी दूं कि जी हाँ, उस दिन बड़ा अवामी रेला जज्बात थे, लेकिन उसके बाद फिर अगला सवाल ये था कि आर न्यूक सेफ, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ, बिकॉज तीसरे सवाल तक तो वो न्यूज़ पे पहुंच जाएंगे। हाँ, अव्वल तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ। अव्वल तो मैं एक न्यूज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या उनकी साइंस होती है, कहाँ रखते हैं, क्या कहते हैं, मुझे मोटी मोटी बातें पता है, आई हैव रेड अबाउट इट, लेकिन आई कैन नॉट क्लेम एक्सपर्टीज। दूसरी बात ये कि मैं इस डिबेट में ही नहीं जाना चाहता ना, बड़ी अनकंफर्टेबल प्रॉब्लमेटिक डिबेट है, मैंने यहाँ भी आना होता है भाई, सही बात है। तुम्हारे साथ मिलना होता है, नहीं तो फिर वहां बैठ के मैं भी कहूँ कि जी बस लगे रहो। जो आजकल हमारे चंद दोस्त गए हुए हैं ना, हर स्पेक्ट्रम के हैं, अब वो वहाँ पहुँच गए हैं, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, वो लगे हुए रोज़ाना के फ़ौज ने कर दिया, फ़ौज की माँ बहन कर दो। तो बात ये कि हमें असूलों की बात करनी चाहिए, और वो असूल जिसके ऊपर भी लागू होते हैं वो करना चाहिए, और ये म्यूटनी फैलाने की जरूरत नहीं होनी। म्यूटनी, हाँ, म्यूटनी देखो, म्यूटनी एक तो ये है कि लेकिन देखो पीटीआई का भी मौकफ ये है, वो कहते हैं म्यूटनी हमने नहीं फैलाई, वो कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश है, हमें ट्रैप किया गया है, ठीक है ना। अब ये कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, देखिए तारीख और दुनिया की तारीख में होता है कि जो ताकतवर होता है ना उसका बयानिया जीत जाता है। इस वक्त ताकतवर के हाथ में डंडा है, उनका बयानिया जीत गया है। अभी पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि लोग, खास करके इमरान के सपोर्टर भी कहते हैं कि इमरान इज ओवर, इमरान इज डन, ओ जी इमरान का कोई चांस नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको पता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से खान साहब को भी खुद आइडिया हो चुका है। हामिद मीर तो कहते हैं नहीं, उनको अभी आइडिया ही नहीं हुआ कि उसके साथ होना क्या है। अब बदला करे कि वो जो जिस तरह की लोगों का सब खींचते हैं, इमेजिनेशन जहाँ जाती है वहाँ वो ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन ये कि डंडा उनके हाथ में है, ठीक है, डंडा पीर जो है वो अल्टीमेटली प्रिवेल करता है। लेकिन इमरान खान को ये सोचने की जरूरत है कि ये पंगे जो है ना किसने दिलवाए उनसे। हाँ, ये बात He has to find the person जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने उनको यहाँ ला के फंसाया। वो है ना कि मुझे ऊपर तो चढ़ा दिया, उनमें लब रहे हैं कि वो बंदा कौन है जिन्हें मैंने ऊपर चढ़ाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू टाइम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको रज़ा रूमी साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनकर मज़ा आया होगा। मैंने कोशिश तो की कि मैं उनसे सारे सवालात पूछ लूँ। कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने नहीं पूछी, उन्होंने खुद ही बता दी। जिस तरह वो रिश्वत वाला जो था वो सारा बता दिया कि इस तरह 1.5% होता है। तो आप हमारा जो प्रोग्राम है वो हर फ्राइडे को देख सकते हैं 10:30 बजे। आज के लिए इतना ही। मुझे हसन इफ्तिखार को, रज़ा रूमी साहब को दीजिए इजाज़त। ब्लैक बॉक्स से अल्लाह हाफ़िज़।